सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं या आप खुद सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़े और अपने आप को सफल बनाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ए है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो हम जाएंगे यहाँ डी के तरफ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें हमें निगेटिव उत्तर चुनना है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। प्रश्न 3 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए है। बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। सी निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्यकृत के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के तरफ, ऑप्शन सी के तरफ, जो हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निर्देशक तत्व क्या है? तो ए है वाद्य योग, बी है अवाद्य योग, सी है कठोर, डी लचीले। तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग और अवाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं सम्मिलित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अवाद्य योग। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 1 विधायिका के कृत्यों पर निर्भर करते हैं, 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भर करते हैं, 3 उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न 2। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ा के अनुसार निर्देशक तत्वों को विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताने
बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका का कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर चला जाएगा ऑप्शन जो है डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, कि न तो एक ही सही है और न दो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। एक है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, 2 है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, 3 है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 2 और 3। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 336 से 51 तक जो है राज्य नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाता है। तो हम देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में दिया है 2 और 3, तो 2 वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और 3 है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। ठीक है। प्रश्न 7 है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न 2। तो चलते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो है इस प्रश्न का उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के तरफ। तो सी में दिया है 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 8 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ए है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, बी है चौथी अनुसूची में, सी है मौलिक अधिकारों में, डी है प्रस्तावना में। यहाँ कहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन की विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। तो उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है नीति निदेशक तत्व दिया है। तो इस प्रकार
हम देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन ए जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न 9 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए है राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी है मूल अधिकार, सी है उद्देशिका और डी है 7वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ए, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है प्रस्तावना, डी है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। प्रश्न 11 है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ये संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डी ए तथा सी दोनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों में। प्रश्न 12 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए है समाजवादी, बी है उदार बौद्धिकतावादी, सी है गांधीवादी, डी है उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन डी पर, उपयुक्त सभी। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम यूके से, बी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, सी है आयरलैंड, डी है जापान। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। प्रश्न 15 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों का विचार लिया गया है? ए आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। प्रश्न 16 है, नीति निदेशक सिद्धांत है वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। प्रश्न 17 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए है मूल अधिकार, बी है मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व और डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ते है समता का अधिकार, बी राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी कल्याण की अधिकार। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो अनुच्छेद 39 ख तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अति हितकारी संकेंद्रण न हो। तो अनुच्छेद 39 ग में है ये। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निदेशक तत्व। प्रश्न 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? एक, ये है मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, और सी मौलिक कर्तव्य है, डी आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ में जो है यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, डी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों का दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का संरक्षण दिया गया हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी पर जाएगा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, सी कानून के समक्ष बराबरी, डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखते हैं, समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जबकि जो है इस प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 22 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो भारतीय संविधान में भाग जो है 4 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48, डी है अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। प्रश्न 25 है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए एक मूलभूत अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी निदेशक सिद्धांत है, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एक निदेशक सिद्धांत है। प्रश्न 26 है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो यहाँ जो है दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन जो है ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 यहाँ चला आएगा हमारा, इसका जो है 5 में, ये जाएगा 5 में। उसके बाद से बी कह रहा है समान आचार संहिता, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में जाएगा। उसके बाद से है कृषि पशुपालन संगठन, कृषि पशुपालन संगठन हमारा जाएगा अनुच्छेद 48 में, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 यहाँ जो है 2 पर जाएगा। अब है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो ये चला जाएगा अनुच्छेद 50 में। तो 50 कहाँ है हमारा, 3 में है, 50 में जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास हमारा चला जाएगा अनुच्छेद 51, तो ये चला जाएगा हमारा 4 में। तो इस तरह से हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कहाँ जाएगा। तो यहाँ हमारा दिया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। प्रश्न 27 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ जो है
अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ये चला जाएगा हमारा किसना, अनुच्छेद 40 एक में जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम करने का अधिकार। ये कहाँ चला जाएगा हमारा, तो बी का हमारा चला जाएगा 2 में, ठीक है। उसके बाद अब देख रहे हैं सी कहाँ जाएगा, तो सी का हमारा चला जाएगा 3 में, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अब उसके बाद से है अनुच्छेद 48 4 कृषि पशुपालन, ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा 4 में। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए के 1, बी के 2, 3 के 3 और डी के 4, सी के 3, डी के 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये हमारा सही है। और दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी ठीक है। और तीसरा है अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। और डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका या कार्यपालिका से पृथकीकरण। तो यहाँ अनुच्छेद 48 जो दिया है ये कृषि और पशुपालन के लिए है, ये जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग के लिए नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रकार का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 29 है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42। बी है कृषि और पशुपालक का संगठन, अनुच्छेद 43। यहाँ सी दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41। डी दिया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न 30 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें निगेटिव चुनना है। ए न्यायपालिका व कार्यपालिका, अनुच्छेद 50। बी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A। डी ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग बनाना, अनुच्छेद 40। तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, जो है सी कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A। तो ये 43A में जो है हमारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 31 है नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में कह रहा है मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण दिया है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो नीचे दिए गए कूट के सहायता से हमें आंसर पहचानना है। तो यहाँ ए दिया है ए तथा आर दोनों सही है और ए सही स्पष्टीकरण है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। उसके बाद से हमारा आगे जो है यहाँ सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत, और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न 32 है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47 और डी अनुच्छेद 50। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। प्रश्न 33 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39 है, सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 43 है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा।
तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A यानी 43 का अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या कि किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है डी, अनुच्छेद 43 से उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। ठीक है।